तो विद्यार्थियों, समीकरणों को हल करने का अभ्यास आपको करना है और इन समीकरणों को हल करते समय हमें एक संख्या या पद को स्थानापन्न करना पड़ता है और किसी संख्या को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में घटाने के एवज में स्थानापन्न करना भी हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उदाहरण 6 से। तो इस उदाहरण प्रश्न में हमें एक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण है 12p ऋण 5 बराबर 25। तो विद्यार्थियों, अब इसका हल हम ढूंढेंगे। तो इसका हल ढूंढने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे, जिससे हमें ज्ञात होगा 12p ऋण 5 धन 5 बराबर 25 धन 5 या 12p बराबर होगा 30 के। अब विद्यार्थियों, हम दोनों पक्षों को 12 से भाग देंगे, जिससे हमें मिलेगा 12p भाग 12 बराबर 30 भाग 12, जिससे p का मान होगा 5 भाग 2। अब इस समीकरण की जांच भी हम कर लेंगे। हम LHS में p का मान 5 भाग 2 रखकर इसको जांचेंगे। तो ये बराबर हुआ 12 गुणा 5 भाग 2 ऋण 5 बराबर 6 गुणा 5 ऋण 5 बराबर 30 ऋण 5 बराबर 25, जो कि हमारा RHS है। अब जैसा कि हमने किसी समीकरण को हल करते समय देखा है कि सामान्यतः समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या हम जोड़ते हैं या उनमें से हम एक ही संख्या को घटाते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम किसी संख्या को स्थानापन्न करते हैं या किसी संख्या के पक्षों में हम परिवर्तन करते हैं, तो संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में से घटाने जैसा ही ये कार्य होता है। और ऐसा करने के लिए उस संख्या का चिन्ह हमें बदलना पड़ता है। जो नियम संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वही नियम व्यंजकों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आइए स्थानापन्न के 2 और उदाहरण देखते हैं। अब विद्यार्थियों, इस प्रश्नों के साथ हम इसमें जोड़ना या घटाना भी देखेंगे और इसे स्थानापन्न से हल करना भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है 3p ऋण 10 बराबर 5। आइए इसमें पहले जोड़ के या घटा के इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें हम दोनों पक्षों में 10 जोड़ेंगे, जिससे हमें मिलेगा 3p ऋण 10 धन 10 बराबर होगा 5 धन 10 के, अर्थात 3p बराबर होगा 15 के। अब हम इसी प्रश्न को अगर स्थानापन्न से हल करें तो ये होगा 3p ऋण 10 बराबर 5। LHS से हम 10 को स्थानापन्न करेंगे, तो स्थानापन्न करने पर ऋण 10 बदलकर धन 10 हो जाएगा और हमें समीकरण मिलेगा 3p बराबर 5 धन 10, अर्थात 3p बराबर 15। तो विद्यार्थियों, हल हमें दोनों में मिला और इन दोनों ही तरीकों से हम हल निकाल पाए। आइए एक प्रश्न और देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 5x धन 12 बराबर 27। अब हम दोनों पक्षों में से 12 घटाते हैं, तो इसमें हमें मिलेगा 5x धन 12 ऋण 12 बराबर 27 ऋण 12, जो कि हमें देगा 5x का मान बराबर 15। अब विद्यार्थियों, इसी प्रश्न को अगर हम स्थानापन्न के द्वारा करें तो ये होगा 5x धन 12 बराबर 27। अब धन 12 को हम स्थानापन्न करेंगे, तो स्थानापन्न करने पर धन 12 हो जाएगा ऋण 12, अर्थात समीकरण हो जाएगा 5x बराबर 27 ऋण 12, तो 5x का मान होगा 15। तो विद्यार्थियों, देखा आपने, हमें हल वही मिला, बस करने का तरीका अलग अलग था। और कई तरीके के समीकरणों में स्थानापन्न करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम स्थानापन्न की क्रिया को ही अक्सर चुनते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम 2 और समीकरणों को हल करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन समीकरणों में कोष्ठक भी हैं, जिन्हें सर्वप्रथम हमें खोलना पड़ेगा। तो आइए करते हैं उदाहरण प्रश्न 7। अब इसमें हमें प्रश्न दिया है, पहला 4 कोष्ठक के अंदर m ऋण 3 बराबर है 18 के। आइए विद्यार्थियों, इसका हल ढूंढते हैं। तो अब हम सबसे पहले दोनों पक्षों को 4 से विभाजित करेंगे। इससे LHS में से कोष्ठक हट जाएंगे और हमें प्राप्त होगा m धन 3 बराबर 18 भाग 4, जिसको जब हम और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा m धन 3 बराबर 9 भाग 2। अब हमें m का मान निकालने में आसानी होगी, तो हम 3 को स्थानापन्न कर देंगे। जब हम स्थानापन्न करेंगे तो हमें m का मान मिलेगा 9 भाग 2 ऋण 3,
जिससे हम निकालेंगे m का मान होगा 3/2, जो कि हमारा वांछित हल है। अब आइए इस हल की एक बार जांच भी कर लेते हैं और m के इस मान को दोबारा से समीकरण में रख के इसका हल जांचते हैं। तो यहाँ पर हम LHS के अंदर 4 कोष्टक के अंदर 3/2 धन 3 बराबर होगा 4 गुणा 3/2 धन 4 गुणा 3, जो कि बराबर होगा 18 के, जो कि हमारा RHS है, अर्थात हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब आइए इसी उदाहरण प्रश्न का एक दूसरा प्रश्न भी हल करके देखते हैं। इससे हमें समझने में और आसानी होगी और इस प्रश्न के अंदर भी कोष्टक है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न है ऋण 2 कोष्टक के अंदर x धन 3 बराबर 8। तो अब जब हम इस प्रश्न के लिए LHS में से कोष्टकों को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों को ऋण 2 से भाग देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x धन 3 बराबर ऋण 8/2, जिसे हम जब और सरल कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x धन 3 बराबर ऋण 4। तो अब x का मान बराबर हो जाएगा ऋण 7, जो कि हमारा वांछित हल है। अब आइए विद्यार्थियों, इस वांछित हल को भी एक बार जांच लेते हैं LHS में इसका मान रखकर। तो LHS बराबर हो जाएगा ऋण 2 कोष्टक के अंदर ऋण 7 धन 3, जो कि बराबर होगा ऋण 2 कोष्टक के अंदर ऋण 4, जो कि बराबर होगा 8 के, जो कि हमारा RHS है। अब विद्यार्थियों, एक कक्षा में आप ही के जैसा एक बच्चा है जिसका नाम है अतुल, और अतुल जो है वो सदैव अलग प्रकार से सोचता है। वह किसी विद्यार्थी द्वारा समीकरण हल करने के लिए गए उत्तरोत्तर चरणों को देखता है। उसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना इसके विपरीत या उल्टे पथ का अनुसरण किया जाए। जैसे कि विद्यार्थियों, हमारा सामान्य पथ होगा कि हम समीकरण से उसका हल निकालते हैं। वहीं अगर हम भी अतुल की तरह सोचें तो विपरीत पथ क्या होगा कि हम हल से उसका समीकरण खोजें। तो विद्यार्थियों, अतुल जो है वो इस पथ का अनुसरण करता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि x का मान 5 के बराबर है। अब जब हम दोनों पक्षों को 4 से गुणा करते हैं तो 4x बराबर हो जाता है 20 के। फिर हम दोनों पक्षों में से 3 को घटा देते हैं तो हमें मिलता है 4x ऋण 3 बराबर 17। अब ये हमें मिल गया समीकरण। विद्यार्थियों, अब इसी समीकरण का अगर हम हल ढूंढें, जो कि सामान्यतः तरीका होता है लोगों का किसी समीकरण को हल करने का, वो होगा कि 4x ऋण 3 बराबर 17 में हम पहले 3 को जोड़ें, जिससे हमें मिलेगा 4x बराबर 20। उसके बाद फिर हम 4 से उस समीकरण को भाग कर दें, जिससे हमें मिलेगा x बराबर 5। तो आप समझ पा रहे हैं, दोनों पथ। सामान्य पथ होता है समीकरण से हल और विपरीत पथ है हल से समीकरण। अब इससे एक समीकरण तो हमें प्राप्त हो जाएगा, और यदि हम प्रत्येक चरण के लिए उसके विपरीत पथ का अनुसरण करेंगे, जैसा कि आपने अभी देखा, तो हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब एक और समीकरण बनाते हैं। इसमें हमें पता है कि x का मान है 5। अब हम दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 3x बराबर 15। फिर हम दोनों पक्षों में 4 जोड़ेंगे, जिससे हमें मिलेगा 3x धन 4 बराबर 19। तो विद्यार्थियों, हमें अपने हल से इस बार भी समीकरण मिल गया। अब हम चाहें तो इस समीकरण से दोबारा हल तक पहुंच सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये होता है हल से समीकरण और समीकरण से हल बनाना। आइए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ में और बात करते हैं व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग। तो बच्चों, हम ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं जिनमें हमने दैनिक जीवन की भाषा से कथनों को लेकर उन्हें सरल समीकरणों के रूप में बदला था। हम ये भी सीख चुके हैं कि सरल समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है। अब इस प्रकार अगर हम पहेलियां और व्यवहारिक स्थितियों में संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पूर्णतः समर्थ हो चुके हैं, और इसकी विधि ये है कि पहले इन स्थितियों के संगत समीकरणों को बना लिया जाए और फिर इन पहेलियों या समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए प्राप्त समीकरणों को हल कर लिया जाए। हम उसी से प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों, और बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण प्रश्न की ओर। आइए इसे हल करते हैं। तो हमारा उदाहरण प्रश्न है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न एक पहेली के रूप में है। एक बार फिर से इस प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसका हल कुछ इस प्रकार होगा।
यदि अज्ञात संख्या को x मान लिया जाए तो उसका तिगुना कितना होगा? 3x। और हमें यह पता है कि 3x और 11 का योग 32 है, अर्थात समीकरण हो गया 3x धन 11 बराबर 32। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम 11 को RHS में स्थानापन्न करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है 3x बराबर 32 ऋण 11, जिससे हमें मिलेगा 3x बराबर 21 के। अब दोनों पक्षों को जब हम 3 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 21 भाग 3, जो कि है 7। अतः वांछनीय संख्या 7 है और ये इस समीकरण का हल है। और विद्यार्थियों, साथ ही साथ हम इसको जांच भी सकते हैं। इस तरीके से इसका हम हल निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण प्रश्न की ओर। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो विद्यार्थियों, ये भी एक पहेली के रूप में है। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी 1/4 7 से 3 अधिक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अज्ञात संख्या को y मान लेते हैं और इसका 1/4 हो जाएगा y भाग 4। तो फिर संख्या y भाग 4 संख्या 7 से 4 अधिक है, अतः हम ये लिख सकते हैं कि y भाग 4 ऋण 7 बराबर होगी 3 के, और ये हमारा समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण है y भाग 4 ऋण 7 बराबर 3। अब आइए इस समीकरण को हमें हल भी करना है। तो हल करने के लिए हम इस समीकरण में सबसे पहले ऋण 7 को स्थानापन्न कर देंगे और उसको हम ले जाएंगे RHS की तरफ और उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो हमें जो नया समीकरण मिलेगा वो होगा y भाग 4 बराबर 10 के। फिर हम दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा y भाग 4 गुणा 4 बराबर 10 गुणा 4, अर्थात y बराबर 40। ये हमारी वांछित संख्या है विद्यार्थियों। और चलिए इस बार इसको हम जांच भी लेते हैं। तो हम y के इस मान को अपने LHS में लगाकर भी देखते हैं। तो यहाँ LHS है 40 भाग 4 ऋण 7, जिससे हमें मिलेगा 10 ऋण 7, जिससे हमें मिलेगा 3, जो कि हमारा RHS है, अर्थात हमारा हल सही है। अब विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण प्रश्न की ओर, और ये बड़ा ही रोचक पहेली है। इसको ध्यान से सुनिएगा। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है और राजू की आयु ज्ञात हमें करना है यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। तो बच्चों, आइए इस पहेली का हल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम राजू की आयु को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, राजू की आयु अज्ञात है, इसलिए हम उसे y मान लेते हैं और उसके लिए एक समीकरण बना लेते हैं। तो अब हमें ये मालूम है कि राजू की आयु से 3 गुने से 5 वर्ष अधिक राजू की पिता की आयु है, जो कि है 44 वर्ष। तो हमारा समीकरण बनेगा 3y धन 5 बराबर 44। अब हम इसको हल करेंगे। इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम धन 5 को स्थानापन्न कर लेंगे और उसको ले जाएंगे RHS की तरफ, तो जिससे हमें समीकरण मिलेगा 3y बराबर 44 ऋण 5, जिससे हमें नया समीकरण मिलेगा 3y बराबर 39 के, जिससे हम y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम 3 से दोनों को भाग करेंगे। 3 से भाग करने पे हमें मिलेगा y बराबर 13। तो विद्यार्थियों, अर्थात हमारे उत्तर के हिसाब से राजू की आयु 13 वर्ष है।